चंद्रशेखर साहू जी भी है ना अभी गेस्ट में? अच्छा, ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 24 में किसकी सरकार। देखिए इस वक्त अब बज चुके हैं 4:16 और देखिए तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। टैलीज लगातार आप देख रहे हैं, 296 सीटें इस वक्त एनडीए के पास है और इंडिया के पास 230 सीटें और अब रुझान धीरे धीरे करके नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। अभी भी प्रत्याशियों की सियासी धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि कई जगह उलटफेर की संभावनाएं बढ़ी हुई है और अन्य दल अभी भी 17 पर आगे चल रहे हैं। और अब इस सेगमेंट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक सीट का पूरा बिल्कुल और जा रहे हैं। बिल्कुल उसके पहले मोटे मोटे तौर पर अब तक जो नतीजों की कहानी निकल के सामने आ रही है वो भी रखते हैं। कहानी ये कहती है कि एनडीए को नुकसान हो रहा है। हालांकि 272 के आंकड़े को एनडीए कंफर्टेबली आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अकेले अपने दम पर कोई भी पार्टी 272 के फिगर तक नहीं पहुंची है। ऐसे में गठबंधन का जो दौर हमने पिछले कुछ 10 सालों के दौरान उसके पहले देखा है, एक बार फिर से वही दौर यहाँ पर लौटता नजर आ रहा है। ऐसे में कुछ ऐसी छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने जो सीट हासिल की है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी है और जेडीयू है। ये कुछ इनका फैक्टर जो है वो आगे बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, इनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 10 सीट ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत आगे निकल गए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्योत्सना महंत जो पिछली बार भी चुनाव जीती थी, वो अकेली एक तरह से मोर्चा संभाले हुए और एक सीट पर वो आगे चल रही हैं। हितेश जी देखिए यहाँ पर ये चुनाव कितना कांटे का है। राज्यसभा के सांसद हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी काउंटिंग एजेंट से आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक पूरा चुनाव खत्म न हो, जब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ विक्ट्री न मिले, वहां से वो उठे नहीं। और विक्ट्री न मिले, वहां से वो उठे नहीं। तो कपिल सिब्बल जो बात आपने यहाँ पर कही राहुल, वही बात वो दोहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि सारे काउंटिंग एजेंट जो यहाँ पर लगे हैं पार्टी की तरफ से, उनसे उन्होंने कहा है कि जब तक आखिरी वोट काउंट ना हो जाए तब तक उन पोलिंग एजेंट्स जहां पर वो बने हुए हैं। वजह ये है तेज जी, आप देखिए कांकेर ही देख लीजिए। कांकेर ऐसा नहीं कि एक तरफा है, कांकेर आखिरी घंटों तक वहां पर लड़ाई रहेगी। कांकेर की ऐसी स्थिति है। अभी पिछले कुछ समय के दौरान जो है हमने जो फाइनल अभी आंकड़ा आया था उसमें 1500 वोट के करीब जो है लीड बची है। और पिछली बार भी इस सीट पर राहुल सिर्फ 6000 वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे और प्रत्याशी भी वही थे, दिनेश ठाकुर ही हारे थे और अभी फिर से दिनेश ठाकुर पर ही भरोसा जताया है कांग्रेस ने। और देखते हैं इस बार शायद भरोसा जीत जाए। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान इस पूरे हमारे जो मेगा कवरेज है यहाँ पर भी वो जुटे हुए हैं और इसके साथ भोपाल से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी जी भी हमारे साथ जुड़ी। रोशनी जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ। देखिए दावे आप लोगों ने बहुत किए थे इस बार भी कि हम 12 से 13 सीट जरूर इस बार जीत जाएंगे, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एकमात्र जो आपकी सीट थी 26 साल बाद वो गढ़ भी आपके हाथ से निकल गया। कमलनाथ उस सीट को बचाते आए थे लेकिन नकुलनाथ उस सीट को बचा नहीं पाए। कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनाधार हमें दिया है उसको बिल्कुल पार्टी को मोदी जी को दिया है। सर छिंदवाड़ा एक लौती सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास थी, उसको लेकर 2019 में भी आप पछता रहे थे कि वो चीज अगर टिकट हमसे दिया तो 29 की 29 जीते, लेकिन वो बात जो थी आपकी आज साबित फिर हो। पिछली बार कांग्रेस 38,000 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया और मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास प्रकट किया है। तो शिवराज सिंह चौहान, और आपको याद होगा हितेश जी कि जब विधानसभा चुनाव जीता था शिवराज सिंह चौहान ने, तब वो बार बार यही कह रहे थे कि हमें मोदी जी को एक गिफ्ट करना है, 29 माला हमें इस बार उन्हें गिफ्ट करना है सीटों के तौर पर। और देखिए हो गया, ऐतिहासिक जीत थी। 163 सीटें जीत कर आए थे और अप्रत्याशित था और 40 साल बाद हो रहा है। इस तरह की उम्मीद नहीं की थी कि मध्य प्रदेश में इस तरह का परिणाम आएगा। अविभाजित जब मध्य प्रदेश था तब ये हुआ था साल 2000 में, और अब आप देखिए 2024 में 40 की 40 और उस सब के बाद में जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव पर मोहर लगाई गई। तब भी बहुत सारी चीजें चली, लेकिन उसके बाद एक नई भूमिका में अब शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। विदिशा लोकसभा सीट से बहुत कन्विंसिंग जीत उन्होंने दर्ज कर ली है
और उसके बाद काफी प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त जादू चल रहा है। पंकज चतुर्वेदी जी दिख रहे हैं। बहुत पंकज जी, आसान नहीं होता हितेश जी कि आप कोई मुख्यमंत्री हो और उसके बाद से वो हटा दिए जाएं और विधायक रह जाएं। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। अब देखिए, जो उनका कमिटमेंट था, उन्होंने कहा था 29 माला की पिरो के पहनाएंगे प्रधानमंत्री को, वो तो कम से कम और मध्य अभी प्रदेश में हुआ। फिलहाल लिए चलते हैं बिलासपुर। तोखन साहू के साथ हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार मौजूद है। सौरभ, ओवर टू यू। सौरभ, का माहौल है, जिस तरह से बिलासपुर से बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू को एक बड़ा मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है। लगभग 1,08,000 की बढ़त इन्होंने बना दी है, एक निर्णायक बढ़त की ओर आप जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। कितना खुशी का माहौल है, किस तरह उत्साह है, लगातार आप लोगों ने मेहनत किया और किस तरह से परिणाम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे जनता की? मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रसन्नता का विषय, खुशी का माहौल है और एक उत्साह का वातावरण है। इतने प्रचंड गति में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मेहनत की है, परिश्रम की है और उसका परिणाम आज दिख रहा है। हमारे आशा के अनुरूप 1,08,000 से ज्यादा वोटों से हम लोग बढ़त बढ़ा दिए हैं। ये बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। एक प्रत्याशी के रूप में मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ और बिलासपुर जनता, आप सबके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करता हूँ। इतना आशीर्वाद अपने। चलिए सौरभ, थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर तोखन साहू यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं और उत्साहित हैं। देवेंद्र यादव को इन्होंने चुनाव में हराया है। बहरहाल हम अपनी चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं, चूंकि यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के मेहमान भी, बीजेपी के मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपसे चर्चा करना चाहूंगा। चलिए, जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश भर में बन रही है, आपने अभी काफी उत्साह से उन आंकड़ों को बताया भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह की उम्मीद थी वैसा परिणाम आया नहीं है, बल्कि 10-1 जो 2014 की स्थिति थी, एक बार फिर से वही बनती दिख रही है। निश्चित रूप से यहाँ जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं या जो रुझान दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए निराशाजनक है। हमने जिस तरह से प्रयास किया था और जिस तरह से हमारी पार्टी के लोगों ने काम किया था, हमको उम्मीद थी कि हम यहाँ 4 से 5 सीटों में हमारा संघर्ष बहुत तगड़ा था और जीतने की उम्मीद कर रहे थे। मगर अब किसी कारण से, अब देखिए देश की स्थिति को देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान को एक पंचायत अगर मानेंगे तो छत्तीसगढ़ भी एक वार्ड है। तो बहुत सारी बातों का स्थानीय आधार पे अंतर पड़ता है, स्थानीय कैंपेनिंग के आधार पे अंतर पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए, अभी आप देखेंगे तो अभी शिवराज सिंह जी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश की जीत की जिम्मेदारी मोदी जी की है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की हार की जिम्मेदारी भी मोदी जी की है कि नहीं? और अन्य प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी स्वयं 303 सीट से, अगर आप देखेंगे इस पूरे चुनाव को, तो सर्वाधिक सीटों का पराजय भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हार की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की है, कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व, राहुल गांधी जी की है, आप लोग खुशी राहुल गांधी जी की है। नहीं, कांग्रेस के तमाम राहुल लोग, गांधी जी की है क्या? नहीं, आप मोदी जी की हार, कांग्रेस के तमाम लोगों उत्तर प्रदेश की हार में मोदी जी की हार बता रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की हार राहुल गांधी की हार है क्या? अच्छा, एक मिनट 10 सेकंड। हमने कभी ये नहीं कहा, एक मिनट, हमने सुंदरानी जी कभी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी गारंटी है। गारंटी आप लोगों ने कहा, राहुल गांधी की बात गारंटी, ये बात हमने नहीं कही है। राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी में हर चीज में मोदी जी की गारंटी कहा, और अभी पूरे देश में आप राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। मगर हम और गारंटी अगर आप किसकी उत्तर थी? प्रदेश की हार अरे के लिए गारंटी अगर किसकी मोदी थी? गारंटी कौन दे रहा था? छत्तीसगढ़ और मध्य मेरी प्रदेश की हार गारंटी, राहुल गांधी जी की मेरी हार, गारंटी वाला कौन था? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राहुल गांधी जी आप की ये हार। बताइए। एक सवाल गारंटी, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, एक सवाल ये कि चलिए, क्या यहाँ पर प्रत्याशी चयन में कुछ गलतियां हुई? पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा, पूर्व मंत्रियों तक को आपने मैदान में उतारा, 2 सांसद थे उसमें से एक का टिकट काट दिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर भी आपको हार मिल रही है। प्रत्याशी चयन में भी गलतियां हुई? देखिए, मैं तो साफ शब्दों में कहने का आदी हूं, कांग्रेस की इस बुरी तरह जो पराजय हुई है, अभी विधानसभा में हम चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा में भी जिस तरह से हमारी चुनाव हार हुई है, तो इसमें बहुत सारी गलतियां वेरिएशन में हैं, चाहे उम्मीदवार के चयन में हो या बहुत कुछ। अगर हमारी गलतियां नहीं रही होती
तो जनता का जनादेश इतना हमारे विपरीत नहीं जाता। तो सीधी सीधी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो जनादेश दिया, लोकसभा में जो जनादेश दिया, पार्टी अभी बैठेगी, उस पर चिंतन करेगी और चिंतन करके आने वाले समय में हम इस बात का प्रयास करेंगे कि जनता के दिल को जीतने में या जनता cooperated with us in these matters. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। इलेक्शन नतीजों पे क्या कहेंगे? आप satisfied हैं जो उन्होंने बताया? लार्जली अधिकतर, और बाकी वो एक्शन अभी देंगे, आदेश देंगे। हाँ, आंसर है यस। सर, अभी और भी शिकायतें चुनाव आयोग से की गई हैं। कुछ देर पहले सुप्रिया शिंदे जी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलाधिकारियों को जो आरोप हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। अभी भी इस तरह की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। देखिए, इस पर हम लोग हम इस संदर्भ में इस बात को पहले उठा चुके हैं, क्योंकि ये पूरी समस्या बहुत गंभीर लगती है और इस पर सिंघवी साहब ने पहले जब हम यहाँ आए थे तो पूरी बात को रखा था। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण हमसे मांगा था जो हम समझते हैं कि अब परिस्थितियों में उसको कुछ देना या उस बात को आगे बढ़ाना कोई उचित बात नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ हमारे कोई भी साथी इस संदर्भ में गंभीरतापूर्वक इस काम को लेकर आए थे, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सबको संतुष्ट कर दिया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। चल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद को इस वक्त आप सुन रहे थे और अपनी बात तो यहाँ पर वो रख रहे थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन से भी डेलीगेशन ने मुलाकात की थी कुछ शिकायतों को लेकर, उसी सिलसिले में भी सवाल उनसे पूछे गए थे। बहरहाल आगे क्या कुछ करना है उसमें भी मीटिंग के साथ रणनीति तय होगी। ये जो हम इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, और एक फैक्ट ये भी है, पंकज चतुर्वेदी जी मानेंगे और जो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा गढ़ बैठा हुआ है ये भी मानेगी। अगर इन 40 सीटों में से 39 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ना बढ़त बना रही होती तो स्थिति इतनी अच्छी भी ना होती। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा रोल है, यानी क्षेत्रीय छत्रप जो लगातार इग्नोर किए जाते रहे हैं। अभी पंकज जी से पूछेगा तो पहला यही जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, लेकिन उत्तर प्रदेश पूछेगा तो पंकज जी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने तीसरी बार यानी पूर्ण बहुमत की, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरा मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ, मैं इसलिए पूर्ण बहुमत कह रहा हूं क्योंकि आपने चुनाव से पहले गठबंधन किया है और इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 40 में 39 कोई छोटी बात नहीं है ऐसी लहर में। देखिए राहुल जी, 40 में से 40 गिनिए, ज्योत्सना महंत जी की लीड अभी जो है वो निर्णायक बढ़त नहीं है, और ये जो आंकड़ा है जो 296-300 के आसपास दिख रहा है, ये शाम को परिणाम आते आते तक 350 को स्पर्श करेगा एनडीए का। और भारतीय जनता पार्टी में शत्रप जैसा विषय नहीं है राहुल जी। भारतीय जनता पार्टी में एक ही सिद्धांत है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। इस भाव से पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में बेहतर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर हमारा प्रदर्शन बेहतर, उत्तराखंड पूरी सीट, हिमाचल प्रदेश पूरी सीट। एक परिणाम सुना देते हैं, पंकज जी। बहरामपुर से यह परिणाम आ रहा है, यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं और यहाँ से चुनाव हारे हैं अधीर रंजन चौधरी। और सोचिए ये इंडिया गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं लड़ रहे हैं और इसका खामियाजा यहाँ पे जरूर भुगतना पड़ रहा है। तो बहरामपुर, चलिए अपनी बात रखिएगा, पूरी कीजिएगा कंप्लीट। पंकज देखिए, ये इस ठगबंधन का उदाहरण है कि तृणमूल कांग्रेस इंडी गठबंधन में शामिल है, पर ऐसा ठगबंधन के तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान ने इंडी कांग्रेस पार्टी का अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। ये गठबंधन समझ से परे। दिल्ली में ठगबंधन है भ्रष्टाचारियों का जो जेल में, और कांग्रेस पार्टी का पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी से झगड़ा है, बंगाल में साथ साथ है। तो इसको बोलते हैं ठगबंधन बेमेल, और उसी का पंकज जी लड़ कैसे भी रहे हो, स्ट्रैटेजी उनकी कुछ भी रही हो। पंकज जी आलोक जी भैया सभी से निवेदन, थोड़ा सा शांति। अनुमति है आप सबकी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का भाजपा कार्यालय आगमन हुआ है, उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए
मैं उनसे आग्रह करता हूं लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर आप सबको संबोधित करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी सहित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नेतृत्व भी बहुत परिश्रम किया। श्री नितिन नवीन जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला और भी हमारे माननीय शिव प्रकाश जी, सबका मार्गदर्शन मिला, सबने परिश्रम किया और सब हम लोग मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिलाएं। सर, देश भर में बीजेपी बहुमत के आंकड़े थोड़े पीछे रह गई है, एनडीए जरूर बहुमत ला रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो काउंटिंग कंटिन्यू है, अंत होने दीजिए। अभी कई राउंड की गिनती बाकी है और जो हम लोगों का नारा था उसके हम लोग करीब में हैं और कई प्रदेशों में हमारा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है तो कई प्रदेशों में अच्छा भी रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे प्रदेशों में तेलंगाना है, ऐसे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ये मुख्यमंत्री जी, आपने उड़ीसा का भी दौरा किया था, वहाँ रिजल्ट अच्छा आया है, क्या कुछ वहाँ इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, उड़ीसा में भी हमारा लगातार जाना हुआ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए, हमारे प्रदेश के और बहुत सारे नेता भी गए और वहाँ भी मोदी की गारंटी का जादू है। वहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए और जो मोदी की गारंटी, वहाँ का जो चुनावी संकल्प पत्र है उस पर उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया है। और वहाँ प्रदेश में भी 24 साल जो लगातार वहाँ पर बीजेडी की सरकार चल रही थी, उससे वहाँ की जनता उकता गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश वहाँ की जनता दे रही है और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया। लेकिन अभी काउंटिंग लगातार जारी है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि वैसे सरकार तो स्पष्ट बहुमत में एनडीए की बनी रही है। सर, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, राजनांदगांव की जनता से आपने जो अपील की थी उसका असर दिख रहा है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है और हम लोग को आशीर्वाद दिया है।
सर अंतिम आंकड़े क्या होंगे? सर ये 400 पर अंतिम आंकड़े क्या होंगे? 300 प्लस 350 के आसपास। अब अंतिम आंकड़े तो अब काउंटिंग पूरी होने दीजिए, वो तो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का श्रेय दिया है और लगातार हमारी चर्चा भी यहाँ पर जारी है। और चंद्रशेखर देखिए साहू अभी हम ये भी कह रहे थे कि ये पहले सीएम है किसी राज्य के जिन्होंने आके मीडिया को यहाँ पर बोला है, अपनी बात रखी है, बाइट रखी है। तो ये कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट भी है और इसलिए भी है चूंकि एक तो देखिए रायगढ़ से आते हैं, 4 बार वहां पर सांसद भी रह चुके हैं। अभी तक रायगढ़ में टेलीविजन बहुत पे बड़ी कोई- जीत, अब तक की रायगढ़ की सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है। बिल्कुल। ओडिशा में भी गए थे प्रचार करने के लिए, ओडिशा में बहुत अच्छा परिणाम निकल के सामने आया। झारखंड में भी चुनाव प्रचार करने के लिए गए और वहां पर भी बहुत बेहतर स्थिति है। तो इनका आना और मीडिया से बात करना बनता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यही वजह है। और बाकी मोहन यादव जी भी संबोधित किए, पर बिल्कुल। वहां हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, लेकिन इन्होंने मीडिया को एड्रेस किया है। पहले सीएम है अभी के, सभी राज्यों में आप देख लीजिए तो। चंद्रशेखर जी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको क्योंकि 10-1 से आप अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन कोरबा के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। क्या माना जाए कि वहां पर सरोज पांडे राज्यसभा सांसद रही हैं और तेज तर्रार महिला नेत्री रही है, हमेशा लीड उन्होंने किया है, लेकिन इस बार हार का सामना उनको करना पड़ रहा है क्योंकि अब लीड 24,000 से ज्यादा हो गई है ज्योत्सना महंत की। तो क्या जो तेज तर्रार और आक्रामक हमने वहां पर प्रचार देखा नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत का, और वहां पर वर्चस्व भी है, महंतों का गढ़ उसे कहा जाता, तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ा या सरोज पांडे वो प्रत्याशी नहीं रही, बाहरी का बार बार टैग उनके ऊपर लगा तो इसके कारण दिक्कत हुई? पहली बात तो मैं सभी मित्रों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और हमारे बगल में 2 विधायक बैठे हैं जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा पर ये गए हैं और उसका परिणाम दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सभी 90 असेंबली सेगमेंट का आप नेचर अलग अलग रूप से देख सकते हैं। जहाँ तक कोरबा का आपने सवाल किया है, अभी भी उम्मीद लोगों को है, भारतीय जनता पार्टी को है। और अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मीडिया को एड्रेस किया और आप सब ने उसका विश्लेषण भी किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सीधे मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने भी जो विश्वास व्यक्त किया है उसको मैं अपनी ओर से संबद्ध करते हुए यही कहूँगा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। अभी और भी हमारे सामने जो पेटियाँ, हमारे सामने जो गिनती बाकी है, बहुत सारे राउंड होते हैं और मुझे लगता है कि 24,000 या 30,000 लोकसभा के चुनाव में कोई मायने नहीं रखता है। मैं स्वयं 4 लोकसभा चुनाव फेस किया हूँ, 91 से 99 तक। पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी के साथ जब आखिरी में 99 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो शुक्ल जी कहते थे कि मैं तो 1 लाख से जीतूंगा, 14,000 पर अटक गए थे। तो कुल मिला के उसमें वेरिएशन बहुत होता है और अलग अलग जिलों में अलग अलग गिनतियाँ हो रही है। कई बार उसको कलेक्ट करने में, संकलन करने में, उसको टैली करने में थोड़ा विलम्ब होता है। तो कई आंकड़े जो हैं थोड़ा देरी से लोगों तक पहुंचता है, लेकिन अब चूंकि इंफॉर्मेशन एज है, तो थोड़ा और इंतजार आप करना चाह रहे हैं। अनुज जी एक कुल मिला सवाल के मेरा, जो भी हम लोग उम्मीद पालते हैं कि हम 11 की 11 सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बात यहाँ पर राहुल ने कही थी कि 40 में से 39 सीटें ये दोनों राज्य जीत कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या इन दोनों राज्यों में अलग रहा जो बाकी राज्यों में जहां पर नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को? इन दोनों को आप किस तरह से अलग देखते हैं कि यहाँ ऐसा क्या हो गया और बाकी राज्यों में ऐसा क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही और जनता ने 15 साल बाद कांग्रेस को आजमा कर देखा और उन्हें जो धोखा मिला और उनके साथ जो हुआ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार कहती थी 75 पार, न ए पार न ओ पार गए धारे धार। तो जिस तरह से कांग्रेस की सरकार यहाँ से साफ हुई और यहाँ की जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसे निभाया, तो एक जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और इवन जब यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही तब भी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था। और आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 5-6 चुनावों का, या शुरू से आप देख लीजिए कि यहाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वो परंपरा बनी रही और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लोकसभा के चुनाव में हमेशा जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी होती है।
विकास जी, जब ये लोकसभा चुनाव हुए, भूपेश बघेल को राजनांदगांव से वहां पर किया गया, तो वहां पर काफी टूट दिखाई दी पार्टी में, भले ही सुरेंद्र दाऊ का किस्सा हो या फिर ज्यादातर विरोध ही हुआ ज्यादातर प्रत्याशी का। तो क्या एक ये खामियाजा कि बिखराव की स्थिति हमेशा रही, विधानसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस पार्टी टूटती गई उसका खामियाजा है कि 10-1 में आज हम देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी कांकेर में बहुत क्लोज फाइट चल रहा है। आप ही बता रहे थे 1500-2000 का प्लस माइनस चल रहा है। नांदगांव के जीत हार का ताकलन होगा। लेकिन एक चीज़ की आप खूबसूरती देखिए, अनुज शर्मा जी ने कहा कि लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया, अभी 5-6 महीने इनकी सरकार बने हो गई, सीमेंट का रेट ये बढ़ा रहे हैं, डीजल का रेट बढ़ा दिए हैं, लोहे का रेट बढ़ा दिए हैं, दारू का रेट बढ़ा दिए हैं, इतना साए। लेकिन विकास जी, फिर भी छत्तीसगढ़ की जनता ने तो साए जो रेट बढ़ रहा है, वही तो साए रेट में आप साए समझा क्यों नहीं पाए? तो साए समझाना भी चाहिए था ना। अगला चुनाव फिर आएगा। नहीं, इस पे मैं बोलूंगा, इस पे मैं बोलूंगा। घोषणा पत्र में वादा करे रहे ठाए और छत्तीसगढ़ में काम चला थे साए जवान मन नक्सली के सफाया करत है ठाए और अकाउंट में पैसा आवत है फाए और तय कर ले रही है जनता है। तरी कहना है कांग्रेस ला बाय बाय। सुन 10 सेकंड, अब आप मेरे 10 सेकंड दीजिए। अब बड़े नेता की बात देखिए। रायबरेली राहुल गांधी जी लगभग 4 लाख से आगे। आप वायनाड देखिए, 2 सीट से लड़ने की जरूरत क्या पड़ी राहुल गांधी को? क्या कॉन्फिडेंस नहीं था कि रायबरेली से जीत जाएंगे? हमारी एक मिनट हमारी एडिटोरियल टीम ने कहा है, नरेंद्र मोदी बोलता हूँ, राहुल गांधी बोलता, तड़प जाते हैं। विकास जी, एडिटोरियल टीम ने कहा है कि एमपी सीजी पे फोकस करो। क्यों रायबरेली जा रहे हैं? 5 बजे आएंगे ना रायबरेली पे, ये तो पीछे मोदी की चोट पे आएंगे 5 बजे रायबरेली में। इनके सबसे बड़े नेता को इस बात का यकीन नहीं था कि वो रायबरेली से चुनाव जीतेंगे, वायनाड के बाद होते हैं। 2 सीट से जीतने की लड़ने की क्या जरूरत थी उनको? अब की बार 75 पर कांग्रेस का नारा और साए हो गया, 400 का भी साए हो गया। विकास जी, कांग्रेस की बात बताइए ना। विकास जी, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें वो ये कह रहे हैं साए काम हो रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस जो है वो वाई हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी का घमंड टूट गया है। राहुल जी उनसे ज्यादा वोटों से जीत रहे, लेकिन हमारी सभ्यता है, हम उनका मौखौल नहीं उड़ाएंगे। फिर दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में आते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी 6 महीना हुए इनकी सरकार को, सब चीज साए सपाट बढ़ रहा है। मजबूत विपक्ष है कांग्रेस। अगर जनता साथ होती तो जीत भाई, अरे सुनो तो, धोखे से जीत गए आप लोग। नहीं, हम धोखे से हो गया, ये धोखा हो गया। जनता का भरोसा कायम है, इसलिए हम 11 में से 10 में भी आगे रहे। 1 में अभी उसका भी नतीजा आ जाएगा। महतारी वंदन कब बंद करोगे? महतारी वंदन कब बंद करोगे? यही तो फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। बिजली का रेट क्यों बढ़ाया? बिजली का रेट क्यों बढ़ाया? जवाब दो जवाब देंगे। सीमेंट का रेट क्यों बढ़ा? जवाब दो। अभी आप पहले मध्य प्रदेश में बात करिए, दारू का रेट क्यों बढ़ाया? एक दारू का गला बैठ जाएगा। अभी 5 दिन तक ऐसे ही काम करना है, 5 दिन तक अभी सर गला बैठ जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश का निकाय चुनाव आएगा। सुनिए, रोशनी जी और पंकज चतुर्वेदी जी हमारे मध्य प्रदेश के स्टूडियो में बड़े गौर से आप लोगों को सुन रहे हैं। आकांक्षा जी, जरा उनसे उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। रोशनी जी, पंकज जी से तो मैं सवाल ले चुकी हूँ। रोशनी जी, आप बताइए जरा कि मतलब ऐसी क्या स्थिति रही कि कांग्रेस के इतने बुरे हाल हो गए? आप लोग 10 से 12 सीट का लगातार दावा किए, लेकिन पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। 0 से जो टैली शुरू हुई है, बढ़ ही नहीं पाई आगे। देखिए, शुरुआत से मध्य प्रदेश के रुझान जब हम देख रहे थे तो कई सीटों पे रुझान अच्छा दिख रहा था, लेकिन अगर हम इस नैरेटिव को थोड़ा सा समझेंगे तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रुझान है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इंडिया गठबंधन की सभाओं में मैं खुद भी सम्मिलित हुई हूं, तो मैंने देखा कि कितने लोगों की गैदरिंग होती थी और पुलिस डंडा उठा करके उनको जो भगाती थी और मारती थी। देखिए, मैं थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ, सिर्फ एक विषय बताना चाह रही हूँ जी। जी, अच्छा, ओके, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करना था बस। ओके, ठीक है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश पे ही आ रही थी। मैंने कहा कि जो नैरेटिव है कि वहां पे लोग बहुत जागरूकता के साथ और जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे आए हैं, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से उस बात का जवाब दिया। और वहां संविधान के ऊपर ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रहार था, 400 पार का जो इन्होंने नैरेटिव सेट किया था मानसिक रूप से, मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर
इस बात को लेकर कि 2018 में आप देखिएगा कि विधानसभा चुनाव जब हुआ तो मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश का जनमत कांग्रेस के पक्ष में आया था और कांग्रेस ने सत्ता को जीता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता की कुर्सी पाने के लिए इतनी ज्यादा ललायत रहती है कि ये जनमत को भी स्वीकार नहीं पाते, ये लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। तो उस 2018 के चुनाव में इन्होंने तख्ता पलट करने का, सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके अपनी सत्ता को ये जमाते। उसके बाद आप पिछले चुनाव की बात कर लीजिए, यही जो एग्जिट पोल के आंकड़े कल तक जिस तरीके के रुझान दिखा रहे थे, आपके चैनल पे भी जिस तरीके के जो रुझान आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि उसमें भी छत्तीसगढ़ पे आ जाते। राजस्थान में 106 सीट दिखा रहे थे, छत्तीसगढ़ में तो पूरी सरकार बनाने की बात हो रही थी। प्रवक्ता है, एग्जिट पोल तो बीत गया ना। मैं ये आपसे ये जानना चाहूँ रोशनी जी, एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। देखिए बीच में एक खबर उड़ी चुनाव के पहले कि हो सकता है कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। सुनिए ना, ये नहीं, ये खबर आई कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी हो सकता है ज्वाइन करें। ये खबर उड़ी, कमलनाथ जी ने उतनी मजबूती से इसे काटा नहीं। क्या एक असर ये भी पड़ा, चूंकि आप बहुत मजबूती से मध्य प्रदेश में आप लोग लड़ रही थी, क्या एक फैक्टर था ये जिसकी वजह से आप शून्य पर पहुंची हैं? देखिए मैं देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने हमें जो जनमत दिया है, हम बिल्कुल उसको खुशी खुशी स्वीकारते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इंदौर और खजुराहो, दो जगह ये मध्य प्रदेश का एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा है। और आपने देखा होगा कि बिहार के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इंदौर की जनता ने नोटा पे सबसे ज्यादा मत डाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का जिस तरीके से चीरहरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके, जो डर भय दिखा करके, और चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 सालों से अपनी सत्ता को गढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूं कि हाँ, कांग्रेस जिस संगठन और जिस ताकत से हमें चुनाव लड़ना था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक जो नैरेटिव सेट किया लोगों का मनोबल गिराने का या एक डर भय दिखाने का, तो वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में वो नजर आया है। लेकिन हमने पंकज जी कुछ कहना है, पंकज जी अपनी बात रखिएगा, संक्षेप में रखिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए हितेश जी, ठीक है पंकज जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 3 मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं। भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह जी अपने घर से हार गए, भोपाल से हारे, अपने घर से हार गए, और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हार गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी सुनने समझने को तैयार नहीं है। देश में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले की हैं, वो 30 ठगबंधन की सीटें नहीं है। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। और उसके बाद बातचीत कर रहे हैं कि साहब हम बड़ा रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। मोदी जी पर सवाल, अरे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इनकी पीड़ा यही है कि पिछड़ी जाति का व्यक्ति, चाय वाला, नेहरू का रिकॉर्ड कैसे तोड़ रहा है। इसीलिए सारे यत्न प्रयत्न किए जा रहे हैं इस प्रकार का वातावरण बनाने के और सवाल खड़े करने के। ये नरेंद्र मोदी जी की शपथ से जिस प्रकार का पेट में दर्द इन परिवारवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों को है, वो पूरा देश देख रहा है। अभी उत्तर दिया है कुछ राज्यों ने, 1-2 राज्यों से थोड़ा सहारा मिल गया। आपने क्यों शिवराज जी को ठुकरा दिया? पोस्टर से भी उनका नाम और निशानों हटा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जब मध्य प्रदेश में जीतती है तो मोदी चेहरा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में हारती है तो मोदी चेहरा गायब हो जाता है। जरा अपनी राजनीति की दशा, जो बात कही, दोनों ही पार्टियों के लिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो वाकई में अब मंथन का विषय है। और इसी में एक उत्तर प्रदेश है जहां पर अब मंथन शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ के आवास पर अब बड़े नेताओं की बैठक शुरू हो गई। हार पर मंथन हो रहा है, और मंथन इस बात को लेकर भी कि फैजाबाद सीट कैसे हार गई जहां पर अयोध्या आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे राज्यों में अब मंथन होगा। बीजेपी भी मंथन करेगी, कांग्रेस भी मंथन करेगी। लेकिन एक ब्रेक में जाने से पहले शंकर पांडे साहब, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि ये जो चीजें निकल के सामने आई, आप इसको किस फैक्टर को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं कि 2 ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पूरा सुपड़ा साफ करने की स्थिति में रहती है और बाकी जगहों पर स्थितियां बिल्कुल विपरीत रहती हैं, किस तरह से देखते हैं दोनों राज्यों में? नहीं, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो छत्तीसगढ़ में तो पहले कांग्रेस से गढ़ होता था और छत्तीसगढ़ में चुने हुए विधायकों के बल पे ही मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी। तो छत्तीसगढ़ का बड़ा एक नेचर है जो शुरू से कांग्रेसी था। ये ठीक है कि राज्य बनने के बाद, अटल जी ने जो राज्य बना उसके बाद बहुत से ये एक तरफा भाजपा का वो हो गया था। और जहाँ तक परिणाम निकला है तो ये परिणाम निकलने मैं समझ रहा हूँ कि जो टिकट वितरण कांग्रेस का और बीजेपी का भी हुआ है,
जो एक जिले के लोगों को बाहर लगे हैं, मैं समझ रहा हूँ जो भी दुर्ग जिले के लोगों को बाहर से चुनाव लड़ाया गया है वो करीब करीब सभी हार रहे हैं। तो लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि मतलब या तो कांग्रेसियों में ये नाराजगी थी कि या भाजपा में नाराजगी थी, तो हमारे पास लोकल स्तर पर कोई कार्यकर्ता नहीं थे। क्या लगता है उसका खामियाजा भी दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। ठीक है, तो देखिए